नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरत हूं। आज इस खास बुलेटिन में बात करेंगे ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध की। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण रण का आज 15वां दिन है। अमेरिका इजराइल की बमबारी से जहां ईरान में तबाही मची हुई है, वहीं ईरान भी इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान में खास तौर पर ईरान की मिसाइलें जो हैं इजराइल के अलावा अपने पड़ोसी देशों में भी कहर बरपा रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी बेस पर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। इस प्रचंड रण के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर सबसे भीषण हमले की चेतावनी दी है और पेंटागन में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से द्वारा यहां पर एक बयान सामने आया। पीट हेग्सेथ इसमें कहते हुए नजर आए कि अमेरिका ईरान के ऊपर सबसे भयंकर हवाई हमले करेगा। हेग्सेथ ने दावा किया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के 15,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। हेग्सेथ ने कहा कि हमलों में 30 से ज्यादा अधिक बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को भी नष्ट कर दिया गया है। इन सब के अलावा ईरान के तेल भंडार, रिफाइनरीज और कई अन्य रणनीतिक ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। इन सब के साथ पीट हेग्सेथ ने भी दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई घायल हैं और संभव है कि उनका चेहरा भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हेग्सेथ ने यह भी कहा कि ईरान की रक्षा कंपनियां जल्द नष्ट हो जाएंगी क्योंकि ईरान की मिसाइल क्षमता से 90% की गिरावट आ चुकी है, जबकि उसके एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन जो है उनकी संख्या 95% कम हो गई है। अब इसको लेकर के स्थिति जो नजर आ रही है और बड़ा दावा जो है पीट हेग्सेथ द्वारा जो किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे भीषण हमला जो है अब अमेरिका करने वाला है। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन यूकी देवनाथ सर कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल उन्हीं से जान लेते हैं और साथ ही साथ दामोदर सिंह ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। यूकी देवनाथ सर, सवाल ये कि ईरान का जो ये रिवेंज काउंटर था, रिवेंज लेने को लेकर जो तस्वीर उसने पेश की, अब अमेरिका लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से कहा जाता है, पीट हेग्सेथ के द्वारा कहा जाता है कि ये तो सिर्फ महज ट्रेलर था और इसमें ही 95% जो उनकी क्षमता है वो हमने काट दी है, हमने उनके पावर को कट कर दिया है। अब आने वाली पिक्चर ये होगी कि अमेरिका अभी तक का सबसे बड़ा अटैक करेगी। आपको क्या नजर आ रहा है इस बयान के दावे में? जी हाँ रितु, अमेरिका जानता है कि ईरान की नेवी ध्वस्त हो गई है, एयरफोर्स खत्म हो गई है और ईरान में आईआरजी के जो रॉकेट फोर्सेस हैं उसमें मिसाइलों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसलिए अमेरिका और इजराइल उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, शो जो कि और 4 या 5 दिन में हो जाएगा, कि जब ईरान के पास कोई खास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं बचेंगी जो कि इजराइल तक पहुंच सके। ऐसी हालत में अमेरिका सोच सकता है कि किस तरह से ईरान को घुटने पर लाने के लिए जमीनी हमला किया जाए। अभी जो सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान के खड़ग आइलैंड पर हैवी बमबारी की है और खड़ग आइलैंड जहां से कि ईरान के टोटल कच्चे तेल का करीबन 80% एक्सपोर्ट होता है, उसको नष्ट करने की कोशिश की है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि खड़ग आइलैंड पर उन्होंने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। लग ये रहा है कि क्योंकि कल से ये खबरें आ रही कि 2,500 मेरीन कोर को अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिया है कतार, अबू धाबी, यूएई में। तो लग ये रहा है कि बहुत जल्दी ही समुद्री रास्ते से एक सीबॉर्न असॉल्ट होने वाला है जिसमें 2,500 मेरीन कमांडोज जो हैं समुद्र के रास्ते तो से ये इंटेंसिटी दिखाता है या दिखाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी बैकफुट पर है, देवनाथ सर? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका भी बैकफुट पे है। बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। डेमोक्रेट तो उन्हें लगातार गलत बता रहे हैं। अब तो रिपब्लिकन पार्टी में भी जो एक धड़ा है छोटा सा, लेफ्ट ऑफ सेंटर रिपब्लिकन्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करने लगे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी बैकफुट पर है कि अभी अक्टूबर में वहां पर मिड टर्म इलेक्शन है और सारे इंडिकेशन ये दिखाई दे रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है मिड टर्म इलेक्शन के दौरान। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की जो भविष्य की वो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जेडी वांस, जिसको कि वो अब भविष्य का रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, उनके भविष्य पे भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। राइट तो और अमेरिका इसी को लेकर के मैं बैकफुट पर है। जानना चाहती हूँ, विंग कमांडर आशीष सहाय सर रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन किया है। सहाय सर, हम देखते हैं कि इंतकाम और रिवेंज की ये कहानी अब कहीं ना कहीं नई नई गुत्थियां इसमें सामने आ रही है कि अगर जिसमें कहानी को हम डिकोड करें तो रिवेंज भी है इस स्टोरी में हमले भी है इस स्टोरी में, थ्रिलर भी है इसमें, ट्रेलर भी है इसमें, आने वाली पिक्चर भी दिखाई जा रही है। अमेरिका कह रहा है कि हम अभी तक का सबसे बड़ा अटैक करेंगे। ये दिखा रहा है कि कहीं अमेरिका पीछे तो नहीं हट गया है, कहीं अमेरिका को इस तरीके का बैकलॉग तो नहीं झेलना पड़ गया है जिस वजह से एक कहा जाए साइकोलॉजिकल तौर पर कम से कम दिखा देना चाहता है, ईरान को धमका देना चाहता है कि अभी तक तो जो हुआ वो हुआ, आगे और भी ज्यादा घातक हो सकता है। रितु, ऐसा नहीं है। अमेरिका एस्केलेशन मैट्रिक्स में एक एक करके काफी स्टेडीली अप कर रहा है, अपिंग द एंटे बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने और नेवल फ्लीट्स को मूव अप किया है। एक इनपुट इंफॉर्मेशन ये है कि और नेवल फ्लीट्स आ रही हैं मेडिटेरेनियन और गल्फ में। दूसरा, जैसा कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बताया कि कुछ मरीन्स को जापान से मूव किया है। तो अपेरेंटली उनकी एक स्ट्रेटजी, कल ट्रंप का एक जो स्टेटमेंट आया है कि वी आर वे अहेड ऑफ द शेड्यूल, राइट, ये मैच करता है हेक्सिट के पिछले हफ्ते जब उन्होंने बोला था वी आर वेरी अहेड ऑफ इन आवर प्लान्स। तो टाइमलाइन के हिसाब से भी ठीक चल रहा है। अपराइजिंग रिमेन्स अ सोर पॉइंट। ईरान में अपराइजिंग नहीं हो रही है। अभी उन्होंने पिछले 1-2 दिनों से स्पाइस बोल के अपने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया कि देयर वर पीपल हु स्पाइंग फॉर आईडीएफ। ये उनके अपने ईरानियंस हैं। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि गलती से भी अगर किसी ने सड़कों पर आकर प्रेजेंट रजीम लीडरशिप के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको वॉर क्रिमिनल्स मानेंगे या स्पाइस मान के फिर डेथ पेनल्टी दे देंगे। तो वो अपने लोगों को क्रश करने में लगा हुआ है। एट द सेम टाइम फोकल पॉइंट अब जब तेल के ऊपर आ गया है और ये जो अटैक ईरान पे कल हुआ है उनके इस मास ऑफ लैंड पे, पर जो कहा जा रहा था साहिर सर, एक दावा किया जा रहा था कि कई करोड़ डॉलर का जो नुकसान हुआ है वो भी अमेरिका झेल रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास जिस तरीके की शक्ति है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस शक्ति को कहीं ना कहीं प्रमाणित करना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रहेगा। साथ ही ये बताइएगा, क्योंकि उसके पास तो दोहरी चिंता है ना, एक चिंता अमेरिका को लेकर, एक चिंता बयानों को लेकर, एक चिंता देश के भीतर राजनीति को लेकर, दूसरी चिंता ये कि जो डिप्लॉयमेंट किया गया है सैन्य अड्डों पर, अमेरिकी बेसिस पर, वहां पर भी तो स्थिति खराब ही हो रही है ना, एंड वहां पर भी तो बैकलैग मिल ही रहा है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं है। देखिए, डिप्लोमेटिक विक्ट्री इनकी हो गई जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के इस अटैक को, अपने अड़ोस पड़ोस के कंट्रीज के अटैक को कंडेम किया। 135 कंट्रीज ने ये प्रपोजल मूव किया था, वन ऑफ द बिगेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और उसमें एक तरफा कंडेमनेशन था सिर्फ ईरान के द्वारा किए गए अटैक्स पे, और इसमें वीटो का यूज नहीं किया चाइना और रशिया ने। ये बहुत मेजर इंडिकेशन है कि चाइना और रशिया भी धीरे धीरे अब ईरान से दूर हट रहे हैं इस युद्ध में। दोनों ने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने एब्सटेन किया वोटिंग से। तो ये एक मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानी जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर्टिकुलर प्रपोजल को पास कराने के लिए। लेकिन अमेरिका का चैलेंज इस वजह से है रितु कि वो अपने सोल्जर्स को अभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो इतने पैरानॉइड हैं। हार ही हुई ना, अगर हर दफा अमेरिका को, सुपर पावर को ये प्रूव करना पड़ रहा है, दैट्स अ विन विन फॉर ईरान ओनली ना। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। साहिर सर, वापस लौट रही हूँ, मेरे साथ दामोदर जी भी कनेक्ट है, उनसे जानूंगी। लेकिन बड़ी खबर ये कि मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी है जानकारी, जहां बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर बड़ा हमला हुआ है। हेलीपैड पर गिरी मिसाइल धू धू कर परिसर जो है वो जल गया है। रेडार सिस्टम को आत्मघाती ड्रोन ने निशाना बनाया
और सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में भी अमेरिकी दूतावास है और वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। आप समझिए इसको किस तरीके से लिया जाए। बगदाद, जहां पर अमेरिकी एम्बेसी पर यह बड़ा हमला हुआ है। अब यही जो सवाल मैंने साय सर से पूछा था कि वहां पर उन देशों का कसूर क्या है जो कि सहायता दे रहे हैं, वो तो खाली पीली में ही बीच में आ गए हैं। दामोदर जी, इस पर जरा कंप्लीट कीजिएगा। और ये कहा जाए चेतावनी के तौर पर भी उन कंट्रीज को है कि ईरान छोड़ने वाला नहीं है। उन तमाम बेसिस को खत्म करने के इरादे से लगातार हमले कर रहा है ईरान। और जो सवाल मैंने अभी साइजर से पूछा था उस पर आप भी एक रिएक्शन दीजिएगा कि तेहरान जिस रिवेंज की आग में इस वक्त जल रहा है, वो रिवेंज क्या अब अमेरिका पर भारी पड़ने वाला है, चाहे हम साइकोलॉजिकल तौर पर देखें या डिफेंस स्ट्रेटजी में देखें। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा दामोदर जी। शायद कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, वापस लौट रही हूँ। साहिल सर, ये बताइएगा, जैसा कि मैंने भी पूछा दामोदर जी से, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए, अमेरिका एक बहुत महंगा युद्ध लड़ रहा है इस समय। ईरान अपने छोटे छोटे शाहिद ड्रोन से जो काम कर रहा है, अमेरिका को उसके लिए SM-3 मिसाइल अपनी काम पे लेनी पड़ रही है, जिनकी कीमत 28 मिलियन के आसपास है एक एक मिसाइल की। तो अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चलता है तो निश्चित तौर से अमेरिका को भी कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे। जो अभी मौजूदा रुख है उनका जिद वाला कि वो किसी तरह से समझौते नहीं करेंगे, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर 1 महीने 1.5 महीने के आसपास ये युद्ध जाता है तो निश्चित तौर से अमेरिका को भी नुकसान होगा और काफी मात्रा। इसके अलावा विश्व समुदाय उनके आगे आएगा। स्टेट ऑफ होमरूज पे जो ईरान ने टेक्निक चली है, ये जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि सहाय सर भी बता रहे थे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब रसिया और चाइना ने भी अब्सटेन किया है, सपोर्ट नहीं किया ईरान को। तो कारण यही है कि ईरान एक तो अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है, साथ में पड़ोसी मुल्कों के साथ जो उसने ये शुरू किया है, चाहे जितनी एम्बेसी बेसेस और दुबई और जहां पर भी अटैक कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज जब ईरान के अगेंस्ट भी जा रही है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ ईरान भारी पड़ेगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा चलेगा तो निश्चित तौर से ईरान भारी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अमेरिका को कड़ी टक्कर देगा और अमेरिका को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। टक्कर दे रहा है, अभी तक दे रहा है दामोदर जी, टक्कर अभी तक दे रहा है, चाहे ये एक्सेप्ट करे डोनाल्ड ट्रंप या ना करे। साहिल सर, ये मुझे बताइएगा कि जैसा कि अभी दामोदर जी ने मेंशन किया कि ये जंग अगर लंबी खिंचती है तो इसके रेपरकशंस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर हम देखें, आप मुझे जरा डिकोड करके बताइए कि इस वक्त की स्थिति, जहां अगर बगदाद को लेकर मैं कहूं, दुबई को लेकर मैं कहूं, या अलग अलग इलाके जहां पर सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां पर जो हमले हो रहे हैं, इन तमाम कड़ियों में एक जो मिडिल ऑफ द लाइन ये है कि मुश्तबा खामने भी नहीं रुक रहे हैं। जो इंटेंशन अमेरिका की इजराइल की थी वो तो पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ईरानी। ऋतु, सबसे पहले एक बहुत मेजर ब्लंडर जो ईरान की तरफ से हो रहा है वो ये है कि नए खामनी को अब बाहर आना पड़ेगा, उनको दिखना पड़ेगा, उनको सुनाई पड़ना पड़ेगा। वो पिछले टुडे इज द 5th डे जब उनकी कोई वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे हैं। कुछ साइडलाइन पे मैसेजेस आ जा रहे हैं कि उनका लेग थोड़ा डैमेज हो गया है और वो ठीक है, बट ही हैज टू कम आउट इफ ही इज लिविंग। आई हैव अ सीरियस डाउट, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन, कोई फोटो, कोई ऑडियो उनका नहीं हो रहा है पिछले 5 दिनों से। और इससे ईरान के अंदर की टर्मोइल, कल देखें, कल रजा पहलवी ने यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रुथ सोशल पे फिर से रिस्पॉन्स किया है कि ईरान की जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग रिजीम के वजह से अपनी जान ना दें, अपने को सेफ रखें, अपने को बनाए रखें। तो ये सारा plus comes here is the warning given by America, जिसमें उन्होंने सीधे इनाम भी घोषित कर दिया है, अवार्ड इस पे पूरी तरीके से लगा दिया है मोश्तबा खामनेई को लेकर कि जो भी जानकारी देगा उसको इतना 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 पुरस्कार दिया जाएगा, अवार्ड मनी। एग्जैक्टली तो डिप्लोमेटिकली भी बैक चैनल चीजें चल रही हैं और किन्हीं कारणों से ये नए खमैनी साहब नहीं आ रहे। वी रियली डोंट नो। एक छोटा सा लिंक कर देता हूं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे। बगदाद में जो हमला हुआ है वो थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि ये हमला बगदाद के इंटरनल वो एंटी एक्सेस वाले लोगों ने किया है जो अमेरिका के खिलाफ होते हैं। और ये पहली बार है, क्योंकि 2 पहले भी हमले ट्राई किए थे इस एम्बेसी पे बगदाद में, सेंट्रल बगदाद में है ये एम्बेसी, ग्रीन जोन में है जैसा कि अभी बताया।
तो उस पे इनके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, एडी सिस्टम्स छोटे मोटे लगे हुए हैं इनसाइड दी बहुत। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बेसी कंपाउंड्स इन मिडिल ईस्ट, इन वेस्ट एशिया। उस पे ये हमला हुआ है और इनकी एयर डिफेंस, मतलब अमेरिकन एयर डिफेंस इस छोटे से ड्रोन को नहीं रोक पाई। एट द सेम टाइम ये भी मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में चुपचाप करके यूएस एम्बेसी इन इराक से एम्बेसडर को वापस बुला लिया गया था। वहां पे शायद अभी ऑन ग्राउंड सिर्फ उनके चार्ज डी अफेयर्स हैं और कुछ लोअर लेवल फंक्शनरीज हैं। लेकिन बगदाद में इतने बड़े कंपाउंड पे एयर डिफेंस के बावजूद एक ड्रोन का नहीं ट्रैक डाउन किया जाना या नहीं काउंटर हो जाना एक मेजर सिग्नल है कि अब अमेरिका उस मुहाने पे भी थोड़ा सा वीक पड़ता दिख रहा है। क्यों हाँ। उन्होंने बगदाद से विड्रॉ किया है अपने एम्बेसडर को, नो वन नोज। Right. शायद आने वाले जी यूके देवनाथ सर, इसी पर जरा बताइएगा, इसी को डीपन कीजिएगा। और मैं जानना चाह रही हूँ कि इस दावे में कितना दम है ट्रम्प के और पीट हेग्सेथ के, जिसमें वो कह रहे हैं कि और हमला होगा और तेज हमला होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अभी तक तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी आप देखेंगे। ईरान अगर इसी तरीके से बढ़ेगा तो हम और ज्यादा इंटेंसिफाई होकर हमले बढ़ाएंगे। ये क्या दिखाता है? ये भी बौखलाहट है क्या ट्रम्प की, या ये देख रहे हैं कि इतनी देर से, इतने दिनों से 15वें दिन हम पहुंच चुके हैं जंग के, तब भी रिवेंज के तौर पर बैक टू बैक हमले ईरान भी कर ही रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। उन्होंने जो उम्मीद की थी कि 28 फरवरी को जब उन्होंने आयतुल्ला खमेनी को मार दिया था, ईरान के लोग सोचते हैं कि शहीद कर दिया था। उसके बाद जो 1 मार्च की सुबह को या 2 मार्च की सुबह को अमेरिका ने उम्मीद की थी कि लाखों की तादाद में लोग फिर से रास्ते में आ जाएंगे और सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। देखिए, हम इस युद्ध का भविष्य का डायरेक्शन थोड़ा बहुत इराक के 2003 में जो इन्वेजन किया था अमेरिका ने, उससे ले सकते हैं। उस वक्त अमेरिका ने लगातार 4 महीने की प्रिपरेशन करने के बाद करीबन 3.5 लाख ट्रुप्स को सऊदी में जमा किया था। अमेरिका की मेन लाइन से लाए और नेटो देशों में जो अमेरिका की बेसेस है वहां से लाए। दूसरी बात, उस वक्त अमेरिका ने करीबन 1500 टैंक्स को सऊदी में जमा किया था और फिर 4 महीने तक अमेरिका ने लगातार बमबारी की थी इराक और बगदाद, सद्दाम हुसैन के तो मिलिट्री वो तो ठिकानों खाली पर। पीली में ही कहेंगे ना यूके देवनाथ सर। अब ये देश, चाहे इराक हो या जो इलाके जहां पर सैन्य बेसिस बताए जा रहे हैं अमेरिका, जहां ईरान अटैक कर रहा है, ये तो खाली पीली में ही आ गए हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। और ये अब रेपरकशन भी झेल रहे हैं दोस्ती निभाने का यूएस के साथ। वापस लौटूंगी इस सवाल को, जरा आप डिपेंड कीजिएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है और हारा हुआ ईरान समझौता चाहता है। अब देखिए ट्रंप की तरफ से जो ये कहा जा रहा है, इसके क्या मायने हैं। ईरान से समझौता स्वीकार नहीं करूंगा, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मिडिल ऑफ द लाइन नहीं निकलेगी। बातचीत कीजिए, या तो आप हार मानिए, बातचीत के जरिए अब मसला नहीं सॉल्व होगा। ये बहुत साफ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसी को लेकर दामोदर जी आप एक पॉइंट रखिएगा, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कि बातचीत के जरिए सुलझा लीजिए, अब कह रहे हैं बातचीत भी कर ले तो भी समझौता नहीं होगा ईरान के साथ। हारा हुआ ईरान, ये कोर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट अभी इस सिचुएशन में? देखिए, ट्रंप किस निष्कर्ष से ईरान को हारा हुआ कह रहे हैं, ये अभी वही जाने। उनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन ये जरूर है कि बयान दोनों देश दें। कोई भी समझौता करने से पहले समझौते के बारे में बयान नहीं देता। एक दिन अचानक होगा, हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा कुछ हो कि दोनों देश पता लगा एक जगह बैठे थे और समझौता हो गया, लड़ाई अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। पर ट्रंप की इन बातों पे जाना कि ईरान हार के एकदम से, मुझे नहीं लगता कि ईरान का रिजीम कभी, जो उनकी लीडरशिप है, ये चाहेगी कि वो अमेरिका के सामने हार एक्सेप्ट कर लें। ये शब्द उनको स्वीकार करना पब्लिक डोमेन पे अपनी जनता के सामने बहुत भारी पड़ जाएगा। रजा पहलवी ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, यूक्रेन के प्रेस राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, जेलेंस्की से मिल रहे हैं। ये सारी चीजें जो दिखा रही हैं, ऐसा तो ईरान की रिजीम ये गलती कभी नहीं करने वाली। एक कारण हो सकता है कि कभी अगर सोल्जर बूट ऑन द ग्राउंड की स्थिति आती है, उस समय ये रिजीम चेंज करा लें, ईरान सरेंडर कर दे, क्योंकि जब उनकी फोर्सेस नहीं होंगी तो आसानी के साथ फिर तो समझ में नहीं पाता है कि अगर हो पाएगा रिजीम चेंज, नहीं हो पाएगा। ये अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मोश्तबा खाम नहीं, चाहे अंदर खाने से ही सही, डायरेक्टली उनकी कोई पब्लिक डोमेन में पिक्चर ना हो, लेकिन अभी वो सुप्रीम लीडर है, ये तमगा उनको मिला हुआ है। साहिद सर, जरा इस पर बताइएगा कि क्या अमेरिका भी लाचारी दिखा रहा है अपनी?
लाचारी नहीं बोलेंगे रितु। वॉर में इस तरह के डायनामिक्स होते हैं। हम मान सकते हैं कि बहुत बड़ा धड़ा एक है जो ट्रंप के खिलाफ है। मैं भी ट्रंप के इस इन्वेजन के खिलाफ हूं पर्सनली। लेकिन इस इन्वेजन के बाद से जो कुछ डायनामिक्स वो शिफ्ट करते हैं, गोल पोस्ट चेंज करते हैं, वो युद्ध का एक हिस्सा होता है। उन्होंने 2-3 मेजर गलतियां जो हमारे एनालिसिस के हिसाब से करी हैं। एक, रशियन सैंक्शंस को हटाया है। अगर वो जानते थे कि रशिया रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है ईरान या आईआरजीसी के साथ, अगर वो जानते हैं कि रशिया अपने तेल को बेच के यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, तो ऐसे वक्त में एक टेम्पररी सैंक्शन को रिमूव करना ताकि रशियन इकोनॉमी वापस से रिबाउंड करे, क्योंकि वो बहुत मेजर एल, आपको पता होगा कि इंडिया भी बहुत तेजी से रशिया और वेनेजुएलन ऑयल को वापस से खरीदने के समझौते कर रहा है पिछले 4-5-6 दिनों में। और इसी तरह ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी हमारे कई शिप्स निकले हैं, इंक्लूडिंग एलएनजी, एलपीजी वगैरह के शिप्स। लेकिन ऐसे में रशिया की फाइनेंसेस को वापस रीस्ट्रेंथन किया अमेरिका ने उनके सैंक्शंस हटा के। और दूसरा एक टैक्टिकल एरर इन्होंने किया है कर्ग आइलैंड पे हमला करके, क्योंकि ये ध्यान रखें कि आईआरजीसी इज केपेबल ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगर उनको ये लगेगा कि ये वॉर हारने के कगार पे हैं, तो वो अपनी फैसिलिटीज को नेस्तनाबूद कर देंगे, अपने ऑयल प्रोडक्शन रिफाइनरीज को, उनकी पाइपलाइंस को बर्बाद करेंगे, ताकि बूट ऑन ग्राउंड होने से पहले अमेरिका के लिए वहां बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है साहिल सर। इस पर भी बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि खर्ग आइलैंड जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि वो एक ऐसी रीढ़ साबित होती है ईरान के लिए, जो कि अगर उस पर एक भी हमला और सीधे तौर पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। रितु, उसमें एक बहुत इंटेलिजेंट मूव भी माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत हेवी बम्बार्डमेंट करी है, वार्निंग के बाद करी है, और वो मेनलैंड से 30-40 किलोमीटर दूर है। तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अब इस आइलैंड को अमेरिका के एग्रेशन से बचाना। तो हो सकता है एक मेजर स्टेटमेंट देने के लिए, एक सिग्नेचर देने के लिए इस आइलैंड को, कर्ग को, अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में फिजिकल कैप्चर कर ले, वहां की मिलिट्री इंस्टॉलेशन। पर ये कर पाएगा क्या? फिजिकली कैप्चर कर पाएगा क्या? सवाल यही है। आइलैंड को कैप्चर करना आसान होता है रितु। आइलैंड को मेनलैंड से दूर है, वहां पे अगर उनकी जो इंस्टॉलेशन थी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनको मेजर काफी कुछ डैमेज किया है यूएस ने कल। और अगर अगले 2 दिन और डैमेज करेंगे तो इस आइलैंड को कैप्चर करना कहीं ज्यादा आसान। दूसरी चीज ये, चलिए फिजिकली आपने खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कैप्चर बनाना या वहां पर अपना दबदबा दिखाना। ईरान तो सीधे सीधे 2 टूक कह रहा है, आप लेकर आइए और ले जाइए तेल, यहां पर अगर हिम्मत है तो 1 किलो तेल ले जाइए आप यहां से, सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे उस तरीके की वहां पर घुसने की, तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से ये मूविंग कर रहे हैं, जिस तरह से नई फ्लीट्स, जिस तरह से इनके डिस्ट्रॉयर्स और कुछ सबमरीन्स फर्दर अपवर्ड्स, मतलब ईरान की तरफ मूव कर रही हैं, और जापान से मरीन्स का जो इन्होंने एक डिस्पैच किया है मेजर नंबर्स, वो दिखा रहे हैं कि अब कुछ हैंड टू हैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और कर्ग आइलैंड में अगले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और साथ ही यूके देवनाथ सर, अब ये मुझे जरा आप कंपेयर करके बताइएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति और खर्ग आइलैंड की स्थिति में, दोनों में कितना वास्ट डिफरेंस है, और आइलैंड पर कैप्चर करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने दमखम में लेना, अपने दबदबे में लेना, अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? हाँ रितु जी, जो ये खर्ग आइलैंड है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही हिस्सा है, उत्तरी भाग में है। और इसमें अगर एक बार अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से एम्फीबियस असॉल्ट करता है, यानी समुद्री रास्ते से हमला करता है, तो उसमें अमेरिका की मेरीन कोर का एक मेजर रोल रहेगा। होता यह है कि जमीनी रास्ते, समुद्री रास्ते से जब असॉल्ट होता है, तो असॉल्ट शिप और ब्रिज लेइंग शिप्स होती हैं, टैंक कैरिंग शिप्स होती हैं, ये खास तरह की शिप्स होती हैं जो कि यूएस मेरीन कोर का हिस्सा होती हैं। इनका मेन पर्पस होता है समुद्र से जमीन पर, समुद्री तट पर उतरकर दुश्मन को बैकफुट पर डालना। तो ये खर्ग आइलैंड पर जब कब्जा हो जाएगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अमेरिका का दबदबा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ईरान के पास जो एंटी शिप मिसाइल हैं, वो बंदर अब्बास के 100 किलोमीटर उत्तर में। ऐसा तो नहीं है ना सर कि खाली हाथ बैठे ईरान वाले? ईरान के जो नेता है या ईरान की जो अभी जो भी कॉल ले रहा है, वो बेवकूफ तो है नहीं।
सीधे सीधे अगर कहा जाए तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता जैसे आईएसआर कह रहे हैं वो भी ला सकते हैं। अगर इस स्थिति पर नौबत आई कि अमेरिका कब्जा कर रहा है, उससे पहले ही वो खत्म कर देंगे चीजों को। आईआरजीसी ने पहले ही कह दिया है कि वो कहीं पर भी अगर युद्ध हारेंगे तो सबसे पहले वहां जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिकन हाथ में पड़ने के पहले ही उसे नष्ट कर देंगे। ये उन्होंने बार बार कहा है। तो ऐसा ही उन्होंने तैयारियां मैं बताता हूँ फौजी तरीका क्या होता है, एक सेकंड दीजिए। फौजी तरीका ये होता है कि जब भी किसी फौज को लगता है कि वो हार रही है या उसको हार के पीछे हटना पड़ेगा, तो जो इंस्टॉलेशंस पीछे छोड़ के जा रहे हैं, कारखाने, फैक्ट्री, वाटर सैलिनेशन प्लांट, पुल, ब्रिजेस, उन पे पहले से ही डिमोलिशन चार्ज पहले से ही लगा देते। जो किसी भी आर्मी में कोर ऑफ इंजीनियर्स वो पहले से ही डिमोलिशन चार्ज लगा देते हैं। और जैसे जैसे पीछे की तरफ हटते जाते हैं रिमोट से, आजकल तो पहले केबल से करना पड़ता था, आजकल तो रिमोट वायरलेस आ गए हैं, डिमोलिशन चार्ज को एक्टिवेट कर देते हैं और अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को जला देते हैं। अंग्रेजी में इस पॉलिसी को कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, यानी मैं तो हार रहा हूं, पीछे हट रहा हूं, लेकिन जमीन तुम्हारे लिए जली हुई छोड़ जाऊंगा, खाक में मिला के छोड़ जाऊंगा, जहां तुम्हें ना पानी मिलेगा, ना अनाज मिलेगा, ना शेल्टर मिलेगा, ना कोई छुपने की जगह मिलेगी। जी, ये जो कहा था ना फिलोसोफर एक थे जिनकी तरफ से कहा गया था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये वही सिचुएशन है कि अंत में अगर ना उनके हाथ रह पाई तो वो किसी और को दे भी नहीं देंगे। और ऐसे में एक सिचुएशन जो दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा अलर्ट रहने वाला है, क्योंकि ये सिचुएशन अगर आगे परपलेट होती है तो ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा रहने वाली। बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट जो मेरे साथ जुड़े और अपनी राय यहाँ पर रखी, अपना पर्सपेक्टिव बताया इस पूरे मसले पर। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।